गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के एक और आयाम के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कुछ उस तरह की बीमारी है जो वास्तव में रिकरेंसेस रेमिशंस इसके उस पर चलती है। इसका मतलब इसके सिम्टम आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे, फिर आएंगे, लेकिन ये कभी कभी अटैक्स के फॉर्म में आती है। तो आज हम आईबीएस अटैक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। वास्तव में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बड़ी आंत की बीमारी है, या इसे कोलोनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह बड़ी आंत की मूवमेंट की बीमारी है, या बड़ी आंत की सेंसिटिविटी की बीमारी है। यह अलग डायरिया लेके आ सकती है, ये कॉन्स्टिपेशन लेके आ सकती है, ये अल्टरनेट डायरिया अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन लेके आ सकती है। ये कभी कभी आपको पेट में काफी क्रैम्प दे सकती है, इन कभी आपको ब्लोटिंग गैस की फीलिंग भी दे सकती है। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में महसूस होते हैं। लेकिन चार चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको समझनी चाहिए। नंबर वन, इसका नेचर ऐसा है कि सिम्टम्स आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। दैट मीन्स सिम्टम्स कम एंड गो। नंबर दो, कि ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी परसिस्टेंट रह सकते हैं, कि आपको एक बार प्रॉब्लम हुई लेकिन चलती चली जा रही है लंबे समय तक। नंबर तीन, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी वेरिएट होते हैं, इन द सेंस कि आज आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कल आपको डायरिया की प्रॉब्लम होने लगी, या आपको अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन होने लगा। इसका मतलब कि जो सिम्टम्स हैं उनकी क्वालिटी चेंज होती है। नंबर फोर्थ, इसकी जो सीवियरिटी है वो भी बदलती रहती है। अभी आपको जो सीवियर अटैक हो सकता है, इसके बाद इस सीवियरिटी की वो जो एक तेजी है कम हुई, वो माइल्ड हुआ, लंबे समय तक फिर माइल्ड अटैक आपको कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम फैक्ट्स को देखें तो बाई एंड लार्ज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम 10 से 15% पॉपुलेशन को होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, अगर 130 करोड़ को हम देखें तो 10% का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे लक्षण होंगे। तो अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज इट्स ए वेरी कॉमन डिजीज। नाउ अगर हम सिम्टम्स को देखें तो विज्ञान ऐसा मानती है कि बाई एंड लार्ज 50 साल के पहले तक सभी लोगों को सिम्टम्स आ जाते हैं, बट सिम्टम्स किसी भी एज पर आ सकते हैं, बट बाई एंड लार्ज 50 साल के नीचे। यह भी बात है कि विज्ञान मानती है कि ये जो बीमारी है या ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। ऐसा क्यों है? साइंस के पास उसका कोई रीजन नहीं है। इस सब के बावजूद मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो भी आपको बहुत परेशान नहीं रहना चाहिए, आपको जो ना प्रसन्न रहना चाहिए, इन द सेंस कि ये जो प्रॉब्लम है आप काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है, ये काफी डिस्कम्फर्टिंग सकती है। इसके बावजूद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपकी इंटेस्टाइन को कभी कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती। नंबर वन, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपको लाइफ टाइम में कभी कोई बड़ी आंत के कैंसर जैसी बीमारी होने की कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए अपने आप को सांत्वना देनी चाहिए एंड आपको खुश रहने की जरूरत है। नाउ लुक एट द सिम्टोमेटोलॉजी। अगर हम सिम्टम्स को देखें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो अटैक के रूप में आते हैं, देयर आर 6 सिम्टम्स जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। आपको डायरिया का अटैक आ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का अटैक आ सकता है, इन द सेंस कि 3-3 दिन आपको लैट्रिन हो ही ना। यह भी हो सकता है कि आपको गैस फॉर्मेशन हो जो नीचे से भी पास हो, ऊपर से भी पास हो, और पेट ऐसा फूलना चालू हो जाए, ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है। इन कभी कभी पेट में इतना दर्द आ सकता है जो कंटिन्यूअस हो सकता है, रुक रुक के मरोड़े जैसा हो सकता है, ऐंठन आ सकती है, और उसके साथ आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि बार बार आपको लैट्रिन जाना है। बहुत सारे पेशेंट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऐसे होते हैं जिनका ऐसा मानना है या सोचना है कि इसके साथ इनको लैट्रिन में सफेद आंव आने लगती है या म्यूकस आने लगता है, इसीलिए इसे कभी कभी म्यूकस कोलाइटिस भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कम है बट दे आर देयर। कभी आपको जी मिचला सकता है, नौशिया हो सकता है, कभी आपको बदहजमी की जो एक फीलिंग या बदहजमी की शिकायत हो सकती है, कभी आपको आंत में दर्द के अलावा रिगर्जिटेशन हो सकता है, खट्टा पानी गले में आने लगे, बदहजमी का पानी गले में आने लगे, तो इंडाइजेशन भी हो सकता है। एंड फीमेल्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ये जो सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, अगर अटैक के रूप में आए तो ये सिम्टम्स हमेशा एनहांस हो जाते हैं। नाउ लेट अस लुक इनटू कि जो अटैक आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, व्हाट मे बी द रीजन। विज्ञान जो है ना अभी तक एग्जैक्ट काज अटैक का जानती नहीं है, दैट इज द फैक्ट। लेकिन यह बात सही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रिगर करती हैं इस अटैक को लिए। इसको आपको समझने की जरूरत है। ऐसा कोई भी ट्रिगर, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट, उसकी स्पीड या उसके कॉन्ट्रैक्शंस,
इनको अगर प्रभावित करेगी तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अटैक आएगा। अगर ये स्पीड को बढ़ाएगी, इसको स्ट्रांग करेगी, तो आपको क्रैम्प्स आएंगे, आपको पेन आएगा, आपको डायरिया होने लगेगा। अगर ये इंटेस्टाइन की स्पीड को कम करेगी या वीक करेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, आपको लैट्रिन 2-2 3-3 दिन में होने लगेगी। तो अगर स्पीड बढ़ती है या स्ट्रांग कंट्रैक्शंस आते हैं तो पेन, स्पाज्म एंड डायरिया, और अगर वीक होती है, स्लो होती है तो कॉन्स्टिपेशन। दैट इज बेसिकली द फैक्ट। नाउ लुक एट द कॉजेज। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एग्जैक्ट कॉज विज्ञान जानती नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which I want you to understand। अगर इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग आई या इन्फ्लेमेशन हुआ तो अटैक आने की संभावना। अगर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हुई, जिसे स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, तो अटैक आने की संभावना। अगर आपको आंत में कोई भी इंफेक्शन डेवलप हो जाए बैक्टीरियल, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, चाहे किसी भी तरह का इंफेक्शन हो, तो आईबीएस के अटैक आने की संभावना। अगर आपको एंजाइटी है, आपको पैनिक है, आपको स्ट्रेस है, तो अटैक आने की संभावना। सो दीज आर वेरी कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई। लेकिन जो अटैक है उसके कुछ नेचर हैं। नंबर 1, जो सीवियरिटी ऑफ द अटैक है वो हर आदमी में फर्क है। मुझे तेज हो सकता है, आपको कम हो सकता है, इन्हें ज्यादा हो सकता है, आपको कम हो सकता है। तो अटैक की जो सीवियरिटी है वो बदलती रहती है। जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो आती है, चली जाती है, लेकिन कभी कभी परसिस्ट कर सकती है। देन जो अटैक आता है वो बाय एंड लार्ज कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन कभी कभी अटैक लंबा चल सकता है। इसके अलावा विज्ञान ऐसा मानती है कि कुछ लोगों में जो सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, वो लंबे परसिस्ट कर सकते हैं एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी अफेक्ट कर सकते हैं। नो, अगर आपको अटैक आता है तो आप उसे ट्रीट कैसे करते हैं? सी, देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। आप समझते हैं कि इट्स ए क्रॉनिक कंडीशन। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे ये कहा जाए कि ये मेडिसिन आप लीजिए और अब आपको अटैक दोबारा कभी नहीं आएगा। ये कंप्लीटली कभी बीमारी समाप्त होती नहीं है, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी 2 चीजों से। नंबर 1 इज द मेडिकेशन। दवाइयों से डेफिनेटली हेल्प मिलती है, दैट इज द फैक्ट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नंबर 2 इज द लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप दवा और लाइफस्टाइल चेंज दोनों पर ध्यान देते हैं तो विज्ञान ऐसा मानती है कि आईबीएस के अटैक की सीवियरिटी, आईबीएस के अटैक की फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाती हैं। इसलिए इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आपको सबसे पहले फूड में ट्रिगर्स देखने की जरूरत है। अपने खाने को देखिए। आज मुझे अटैक आया तो मुझे देखने की जरूरत है कि पिछले 24 घंटे में मैंने क्या क्या खाया। ये बेसिकली जो ट्रिगर्स हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मुझे भिंडी दिक्कत कर सकती है, आपको आलू दिक्कत कर सकता है, इनको वाटरमेलन दिक्कत कर सकता है, इनको फ्राइड फूड दिक्कत कर सकते हैं। तो जो जितने भी ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लेकिन आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानने के लिए एक डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। डायरी में नोट करिए कि क्या चीज आपने 24 आवर्स में खाई और जिसके चलते शायद ये अटैक आया। लेकिन विज्ञान ऐसा मानती है कि कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने भी चाहिए, लेकिन इनको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 इज द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें सोडा ज्यादा होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा होता है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अल्कोहल इन हाई अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैफीन किसी भी रूप में, आप कॉफी ज्यादा पीते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, कोकोआ ज्यादा खाते हैं, किसी भी चीज में अगर कैफीन ज्यादा है तो इट इज बेसिकली ए स्टिमुलेंट टू द इंटेस्टाइन एंड उसकी स्पीड को बढ़ाता है एंड आपका जो अटैक है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखता है। देन देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स जो आपको जो अटैक है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए एक डायरी मेंटेन करिए, उसे नोट करिए कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जो कॉमन ट्रिगर मैंने बोले, इन्हें एक बार पहचानने की जरूरत है। नो, एक बार आपने डायरी बनाई तो डायरी बनाने के बाद आपको क्या करना है? उन जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आइडेंटिफाई करके आपको एलिमिनेशन डाइट पर चले जाना है। आपने आइडेंटिफाई किया कि इस चीज ने ट्रिगर किया, उसको अपने खाने में से अलग करिए। उसको एलिमिनेट करने के बाद देखिए कि आपके सिम्टम्स में कितना फर्क पड़ा। और जब आपके सिम्टम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो जिन चीजों को आपने एलिमिनेट की है उनको फिर एक करके धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करिए इन स्मॉलर अमाउंट एंड देन वॉच वेदर योर बॉडी, योर कोलोन, योर इंटेस्टाइन इज टॉलरेटिंग देम और नॉट। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है एलिमिनेशन डाइट की, साइंस ऐसा मानती है ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12 हफ्ते का टाइम ले सकती है। नो, जो एलिमिनेशन डाइट है आपने लिस्ट तो बनाई, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए और उसका एक लॉग बुक बना के रखिए कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको एलिमिनेट करने से फर्क पड़ा। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लूटेन आपको प्रॉब्लम कर रहा है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है। बहुत सारे लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के वास्तव में जो ग्लूटेन है उसके लिए इंटॉलरेंट होते हैं। इस चीज को देखिए कि ग्लूटेन तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। सेकंड, देयर आर सम गैस फॉर्मिंग या हाई गैस वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, एंड ब्रोकोली, दैट इज कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली, जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम बात करेंगे फॉडमैप डाइट की, दैट इज बेसिकली फर्मेंटेबल, ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। तो पर्टिकुलरली लैक्टोज जैसे दूध या डेयरी में पाया जाता है, फ्रक्टोज जो बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रक्टांस जो पाए जाते हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, इसमें फ्रक्टांस पाए जाते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो एक फूड मैप डाइट के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी अगले सेशन में या बाद के सेशन में हम पूरी की पूरी फूड मैप डाइट पर एक बार बात करेंगे। ना प्रश्न उठता है कि अगर आपको अटैक आया तो आपको किस तरह की मेडिसिन यूज की जाएंगी। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो जो मेडिसिन यूज होंगी वो डिपेंड करता है कि आपके अटैक के सिम्टम्स क्या हैं। अगर स्पाज्म ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है, ऐंठन ज़्यादा है, मरोड़ा ज़्यादा है, तो आपको एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन मिलेंगी जो एंटी कोलिनर्जिक की कैटेगरी में आती हैं। अगर आपको डायरिया ज़्यादा है तो आपको वो मेडिसिन मिलेंगी जो इंटेस्टिन की स्पीड को कम करती हैं, और इंटेस्टिन की स्पीड को कम करेंगी तो आपकी डायरिया की फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड को कम करेंगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको उन दवाइयों की जरूरत है जो आंत की स्पीड को बढ़ाती हैं और लेट्रिन की मात्रा को बढ़ाती हैं, ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव हो जाए। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक हो रहा है, तो आपको वास्तव में उन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी जिन्हें एंटी एंजाइटी की श्रेणी में माना जाता है या एंटी डिप्रेशन की श्रेणी में माना जाता है। ये बात सही है कि आपको एलिमिनेशन डाइट चाहिए, आपको ट्रिगर पहचानने की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अटैक्स को प्रिवेंट करने की जरूरत है। आपको वो सब काम करना चाहिए कि आपको अटैक आए ही ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अटैक आपकी साइकोलॉजी खराब करता है, आपका टाइम खराब करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करता है, आपकी लाइफ का एक बैलेंस को डिस्टॉर्ट करता है। तो अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? नंबर 1 इज द फिजिकल एक्सरसाइज। 30 मिनट मिनिमम, हफ्ते में 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा हो जाए और भी अच्छा। नंबर 2, आपको जो खाना है दैट इज लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ऑफ द डे, इन द सेंस कि अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको उसको 30 मिनट के दौरान ही लेने की जरूरत है, 8:30 और 9:30 के बीच में। अगर आप लंच लेते हैं 2 बजे तो आपको 1:30 और 2:30 के बीच में लेने की जरूरत है, क्योंकि उसी समय अगर आप अपने मील्स लेते हैं तो इंटेस्टाइन रेगुलेट होती है, और उसका फंक्शन अगर रेगुलेट होता है तो अटैक आने की संभावना कम होती है, क्योंकि टाइमिंग्स के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है, एंड वो बॉडी क्लॉक हमारे अंदर के एंजाइम्स, हार्मोन्स उसी के हिसाब से सीक्रेट करती चली जाती है। नाउ अगर आपको फाइबर बढ़ाना है खाने में तो धीरे धीरे बढ़ाइए, अचानक मत बढ़ाइए। अटैक को प्रिवेंट करना है तो खाने में प्रोबायोटिक्स चाहिए, चाहे आप सप्लीमेंट लें, चाहे आप योगर्ट बेस्ड जो ना प्रोबायोटिक्स का यूज करें, या किमची जैसी चीज भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे देश में बहुत ज्यादा मिंट यूज किया जाता है, जिसे पिपरमिंट कहते हैं, पुदीना कहते हैं। चाहे आप पुदीना का कोई सप्लीमेंट लें या पुदीना के जो चाय बना के पिए, ऐसा माना जाता है कि पिपरमिंट जो ऑयल है या पिपरमिंट है, ये वास्तव में इंटेस्टाइन का जो स्पाज्म होता है उसको रिड्यूस करने की ताकत रखता है और आपके सिम्टम्स को कम करेगा। ना स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है, उसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुनिए, एक माइंडफुलनेस पे ध्यान दीजिए। Now, there are certain alternative therapies which are important and they have proven to be important. Hypnotherapy is the one which is important. अगर अटैक्स बार बार आ रहे हैं तो हिप्नोथेरेपी पे ध्यान दीजिए। Then acupuncture is the one which is important. बार बार अटैक आ रहे हैं तो acupuncture पे ध्यान दीजिए। Then is the cognitive behavior therapy. This is one of the very important therapy I would like you to understand. ये एक्चुअली जो थेरेपी है ये हमारी पैटर्न ऑफ थिंकिंग को चेंज करती है। अगर हमारे पैटर्न ऑफ थिंकिंग नेगेटिव है तो इसे ये कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करती है, एंड हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाती है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने बोला कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कुछ ऐसी थेरेपी है कि इसे अगर किया जाए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत लंबे समय तक आपको मदद मिल सकती है। एट द एंड फ्रेंड्स, what I would like is that you need to understand that IBS basically is a chronic disease,
मैं जानता हूं कि ये आपकी क्वालिटी लाइफ को अफेक्ट करती है, मैं जानता हूं कि ये आपका जो टाइम है इसे खराब करती है, बट that is true that relief is possible. Relief is possible in the sense that dietary interventions are important, elimination diet is important, your lifestyle is important, और इसके बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती है तो आप अपने डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें या अपने थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, इनसे कांटेक्ट करें और ये जो मदद आपको दी जाएगी इससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप समझते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अटैक के बारे में दी गई जानकारी आपको समझने में कुछ मदद करती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें सो दैट ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।